Alaikum. I hope you all are doing good and you all are fine. Alhamdulillah. This is your science lecture and I'm your science teacher, Miss Kamal. So, student, in the previous lecture, we have read about the different diseases like heart attack, blood pressure, and diabetes. इससे पिछले टॉपिक में हमने डिटेल्स में हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़ के बारे में पढ़ा था. नाउ वी हैव समथिंग मोर टू डिस्कस विद यू. अब हमारे पास आपके पास कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी हैं डिस्कस करने के लिए, बट फॉर दिस यू हैव टू ओपन बुक पेज नंबर 19. आपको अपनी बुक का पेज नंबर 19 ओपन करना होगा. हियर यू कैन सी अ हेडिंग लाइक एस्थमा. आपको वहाँ पे एस्थमा नाम की एक हेडिंग नज़र आ रही है. सो जिसको हम उर्दू में दमा कहते हैं, एंड वी आर गोइंग टू रीड इट आउट फॉर यू. हम लोग इसकी रीडिंग करेंगे. सो एस्थमा इज़ एन एलर्जी दैट कॉजेज द एयरवेज ऑफ द लंग्स टू स्वेल एंड नैरो. एस्थमा एक ऐसी बीमारी और एक ऐसी एलर्जी है जिसके अंदर आपके फेफड़ों तक जाने वाली हवा के रास्ते तंग हो जाते हैं, बिकम्स नैरो, मतलब तंग हो जाते हैं, एंड टू स्वेल, और वो सूज जाते हैं. अ पर्सन विद एस्थमा में व्हीज अ विस्लिंग साउंड व्हेन ही और शी ब्रीथ्स. ये जिस शख्स को एस्थमा की बीमारी मतलब दमे की बीमारी होती है, उसकी आवाज़ में खड़खड़ाहट मतलब एक सीटी के बजने जैसी आवाज़ आती है जब भी वो कभी ब्रीथ करता है, वो सांस लेता है. कफ एंड फील टाइटनेस इन द चेस्ट, और उसको खांसी में वो खांसी करता है, एंड फील टाइटनेस, और उसको सीने में घुटन यानी जकड़न का एहसास, मतलब इन द चेस्ट उसको सीने में घुटन और जकड़न का एहसास होता है. द थिंग्स दैट कैन कॉज एस्थमा आर कॉल्ड एलर्जेंस. और ऐसी चीज़ें जो भी एस्थमा की वजह बनती हैं उनको हम एलर्जेंस बोलते हैं. डस्ट माइट्स, मिट्टी के धूल मिट्टी, पॉलन ग्रेन्स, फूल के अंदर जो जरदाने मौजूद होते हैं, एंड सम फूड में कॉज एस्थमा, और कुछ खाने भी ऐसे होते हैं जिनकी वजह से एस्थमा हो सकता है. सिम्टम्स ऑफ एस्थमा अटैक में भी कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, व्हीजिंग, एक्सट्रीम डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, चेस्ट पेन, स्वेटिंग एंड इंक्रीज्ड पल्स रेट. सिम्टम्स मतलब अलामात बताएंगे हम आपको यहाँ पे एस्थमा की वन बाय वन. मे बी कफ, खांसी करना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का उखड़ना यानी बहुत गहरे गहरे सांस लेना, वीजिंग, सीटी की आवाज़ आना सांस लेने के साथ, एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ और मुश्किल का एहसास होना, चेस्ट पेन, सीने में दर्द का होना, स्वेटिंग मतलब बहुत ज़्यादा पसीने का आना, एंड इंक्रीज्ड पल्स रेट मतलब नफ्स का बहुत ज़्यादा तेज़ चलना और दिल की धड़कन का बहुत ज़्यादा तेज़ चलना. स्वेयर अस्थमा अटैक में लेड टू डेथ. और बाज़ बहुत शदीद अस्थमा के अटैक, दमे के अटैक और हमले में लोग जान से भी चले जाते हैं. इट इज़ नॉट ईजी टू क्योर अस्थमा बट वन कैन बी नॉर्मल एंड एक्टिव इवन विद अस्थमा. इसका इलाज करना, दमे का इलाज करना इतना आसान नहीं है, बट लेकिन इसको नॉर्मल और कोई भी अस्थमा पेशेंट नॉर्मल और एक्टिव लाइफ फिर भी जी सकता है. उसके लिए यू हैव टू फॉलो सम थिंग्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाइक ट्राई टू अवॉइड द एलर्जेंस ऑफ एस्थमा. कोशिश करें कि जिन एलर्जेंस जो कि एस्थमा की वजह बनते हैं उनसे अवॉइड मतलब उनसे बचें. यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें. इट विल गिव यू रिलीफ, इससे आपको सुकून और आराम होगा. एंड एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर, यूज़ मेडिसिन और इन्हेलर. और डॉक्टर से एडवाइस लीजिए कि आप कोई दवाई यूज़ करें, कोई दवाई या फिर कोई इन्हेलर मतलब कोई आला ख़रीदें, अपने कोई आला इस्तेमाल करें सांस को प्रॉपर तरीके से अंदर इनहेल करने के लिए. नाउ यू कैन सी हियर अ न्यू हेडिंग. आपको यहाँ पे एक नई हेडिंग नज़र आ रही है ट्रांसप्लांटेशन के नाम से. ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है एक जगह पर किसी और दूसरी चीज़ को आके वहाँ पर लगा देना. जैसे कि हम यहाँ पढ़ेंगे, समटाइम्स एन ऑर्गन इन द बॉडी ऑफ अ पर्सन मे स्टॉप इट्स वर्किंग बिकॉज ऑफ अ डिजीज और इंजरी. बाज़ किसी इंसान के जिस्म का कोई हिस्सा, कोई अज़ू, कोई ऑर्गन काम करना छोड़ सकता है बिकॉज ऑफ अ डिजीज और इंजरी, किसी बीमारी या फिर किसी हादसे की वजह से, चोट लगने की वजह से. इन द पास्ट फेलियर ऑफ अ मेजर ऑर्गन रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ द पेशेंट. पुराने वक्तों में या इससे पहले कुछ अर्सा पहले की अगर बात करें तो किसी भी मेजर ऑर्गन का, किसी बहुत बड़े और अहम ऑर्गन के फेल हो जाने से, उसके काम करना छोड़ देने की वजह से पेशेंट मर जाया करते थे. बट नाउ साइंटिस्ट हैव फाउंड द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. लेकिन अब
साइंटिस्ट ने इसका हल ढूंढ लिया है। सो एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिप्लेसेस अ फेलिंग ऑर्गन विद अ हेल्दी ऑर्गन। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि हम कहते हैं कि जो ऑर्गन किसी जिस्म का, किसी इंसान के जिस्म का जो ऑर्गन काम करना छोड़ देता है तो हम उसके डैमेज्ड और डिजीज्ड ऑर्गन को रिप्लेस करके वहाँ पे उसको जगह बदल कर वहाँ पे एक नया और फ्रेश ऑर्गन किसी और ह्यूमन बॉडी से निकाल कर वहाँ पे लगा देते हैं। और डॉक्टर रिमूव्स एन ऑर्गन फ्रॉम अ हेल्दी पर्सन। डॉक्टर किसी भी सेहतमंद इंसान के अंदर से वो ऑर्गन निकालते हैं, प्लेसेस इट इन द पेशेंट्स बॉडी, और उसके बाद उसको एक पेशेंट की बॉडी के अंदर लगा देते हैं। द पेशेंट अगेन लिव्स अ नॉर्मल लाइफ आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन। और कोई भी पेशेंट या बीमार शख्स इस तरह के ट्रांसप्लांटेशन के ऑपरेशन के बाद बहुत नॉर्मल और आम और बिल्कुल हेल्दी ज़िंदगी जी सकता है। नॉट ऑल ऑर्गन्स कैन बी ट्रांसप्लांटेड, लेकिन ऐसा भी नहीं कि तमाम सारे के सारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट यानी एक किसी इंसान से लेकर दूसरे में लगाए जा सकें। ऑर्गन्स मोस्ट ऑफनली ट्रांसप्लांटेड आर, अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि वो ऑर्गन जिनको हम बहुत आराम से एक इंसान से निकाल के दूसरे में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं वो कौन से हैं। द किडनी बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ और अदर किडनी प्रॉब्लम्स। हम किडनीज को एक इंसान से निकाल कर दूसरे इंसान में लगा सकते हैं, और वो भी ऐसे जिसकी वजह डायबिटीज़ मतलब शुगर और अदर किडनी प्रॉब्लम्स, या किसी शख्स में शुगर की वजह से उसकी किडनी डैमेज हो जाए, या फिर किसी और किडनी की मतलब गुर्दे के मसले की वजह से उसकी अगर किडनी यानी गुर्दा डैमेज हो जाए तो हम इसको वहाँ ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। द लिवर बिकॉज ऑफ सीरियस लिवर डिसऑर्डर्स। उसके अलावा आप लिवर किसी के भी जिगर के अंदर होने वाली शदीद डिसऑर्डर्स मतलब बीमारियों की वजह से भी किसी का लिवर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। द हार्ट बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर। अगर किसी का हार्ट फेल हो जाता है और काम करना छोड़ देता है तब भी हम किसी दूसरे शख्स का हार्ट वहाँ पे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। द पेनक्रियाज बिकॉज ऑफ डायबिटीज़। उसके अलावा हम लबलिबा क्योंकि जिस शख्स के डायबिटीज़ मतलब शुगर है उसका परमानेंट और मुकम्मल इलाज यही है कि उसके अंदर किसी और का पेनक्रियाज लगा दिया जाए। द लंग्स बिकॉज ऑफ सीरियस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इसके अलावा लंग्स को भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, क्योंकि अगर सांस रेस्पिरेटरी और डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो जाए मतलब सांस की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो जाएँ, ऐसी सूरत में भी लंग्स को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। पीपल हु have organ transplants must take medicine regularly the rest of their lives to stay healthy। और ऐसे लोग जो ट्रांसप्लांट करवाते हैं उनको तमाम ज़िंदगी बाकायदगी से मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ती हैं ताकि वो ज़िंदा और हेल्दी रह सकें। समटाइम्स आर्टिफिशियल ऑर्गन्स आर ऑल्सो यूज टू रिस्टोर अ फंक्शन इन द बॉडी ऑफ अ पर्सन। इसके अलावा एक तो हम ट्रांसप्लांट की बात करें, इसके अलावा हम मसनूई तौर पर मतलब आर्टिफिशियली मतलब लैब में बना कर भी कुछ ऑर्गन्स को लोग दूसरे और इंसान की बॉडी में लगा सकते हैं ताकि उस इंसान के जो ऑर्गन काम करना छोड़ गए हैं वो प्रॉपर तरीके से फिर से फंक्शन करना शुरू करें। एन आर्टिफिशियल ऑर्गन इज़ अ मैन मेड डिवाइस दैट रिप्लेसेस अ मिसिंग नेचुरल ऑर्गन। कोई भी आर्टिफिशियल ऑर्गन इंसान का खुद से बनाई गया एक डिवाइस और खुद से बनाया गया एक टूल और एक आला है या एक ऑर्गन है जो कि हम रिप्लेस करते हैं नेचुरल ऑर्गन की जगह पर। ये जो नेचुरल ऑर्गन ख़राब हो जाते हैं तो वहाँ पे हम आर्टिफिशियल मतलब खुद से बना के भी ऑर्गन को लगाते हैं। आर्टिफिशियल लेग्स, आर्म्स, बोन्स, आर्टरीज, आइज, टीथ एंड ईयर्स आर कॉमन टू ट्रांसप्लांट नाउअडेज। आजकल हम आर्टिफिशियल लेग्स मतलब नकली टांगे लगाते हैं, बाजू, बोन्स, हड्डियाँ, हत्ता के आर्टरीज, कुछ हम आंतों का भी ट्रांसप्लांट करते हैं जो कि हम लैब में बना के लोगों के अंदर लगाते हैं। उसके अलावा आर्टिफिशियल आईज भी लगाई जाती हैं एंड टीथ, दांत और ईयर्स, हत्ता के कान भी लगाए जाते हैं। द साइंटिस्ट हु डिज़ाइन एंड बिल्ड आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड बायोमेडिकल इंजीनियर्स। और जो भी साइंटिस्ट या डॉक्टर्स जो ये काम करते हैं, जो आर्टिफिशियल बॉडी ऑर्गन्स बनाते हैं, जो आर्टिफिशियल मतलब मसनूई तौर पर बॉडी के ऑर्गन्स बनाते हैं, बॉडी पार्ट्स बनाते हैं, उनको हम बायोमेडिकल इंजीनियर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स काइंडली ओपन बुक पेज नंबर 20 ऑफ योर बुक। अपनी साइंस बुक का पेज नंबर 20 ओपन करें। हियर यू कैन सी अ हेडिंग एज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन मतलब तरसील मतलब खाने का भेजना हम किस तरह करते हैं। तो प्लांट्स डू नॉट हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स। प्लांट्स में, पौधों में इंसानों की तरह का एक सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब खून के गर्दिश करने का निज़ाम प्रॉपर तरीके से एक सिस्टम मौजूद नहीं है जैसे कि एनिमल्स और ह्यूमंस में होता है, जैसे इंसानों और जानवरों में होता है। बट दे टू नीड टू मूव वाटर एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर। लेकिन उनको भी एक जगह से दूसरी जगह खाने और पानी को मूव कराने की ज़रूरत पड़ती है। सो हाउ डू प्लांट्स ट्रांसपोर्ट मटीरियल। और फिर हम सोचें कि प्लांट के अंदर मादों की यानी मटीरियल्स की
ट्रांसप्लांटेशन मतलब उनकी ट्रांसपोर्टेशन मतलब वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. सो प्लांट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स थ्रू जाइलम वेसल्स. अब प्लांट्स में पौधों में जो वाटर मतलब पानी और जितने भी पानी के अंदर मौजूद मिनरल्स यानी नमकियात होते हैं वो जड़ों से लेकर पत्तों तक जाते हैं थ्रू जाइलम वेसल्स. जाइलम की वेसल्स मतलब नालियाँ मौजूद हैं जो कि पानी और नमकियात को रूट से लीव्स तक लेकर जाते हैं. हालांकि फ्लोइम ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स. हालांकि दूसरी जगह अगर बात करें खाने को किस तरह लेकर जाया जाता है, खाने को फ्लोइम की नालियों के ज़रिए फ्रॉम लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. उसको खाना क्योंकि आपके लीव्स में बनता है इसलिए लीव से प्रिपेयर किया गया फूड फ्लोइम की वेसल्स के थ्रू लीव से लेकर तमाम पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंचाया जाता है. प्लांट के अंदर मौजूद सारे पार्ट्स तक उसे पहुंचाया जाता है. नाउ हियर यू कैन सी अ न्यू हेडिंग. आपको एक न्यू हेडिंग नज़र आ रही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स थ्रू रूट्स, जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर जो पानी की अब्जॉर्प्शन होती है रूट्स के ज़रिए वो किस तरह होती है. द वाटर एंटर्स द प्लांट बॉडी थ्रू इट्स रूट. और जो वाटर है पानी है वो प्लांट की बॉडी में मतलब प्लांट के जिस्म में पौधे के जिस्म में उसकी रूट्स के ज़रिए से उसकी जड़ों के ज़रिए से दाखिल होता है. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइनी रूट हेयर्स ऑन ईच रूट. इसके अलावा हर एक रूट के ऊपर हर एक जड़ के ऊपर बहुत बारीक बहुत ज़्यादा छोटे छोटे रूट हेयर्स मतलब के रूट्स के बाल मौजूद होते हैं, जड़ों वाले बाल मौजूद होते हैं. द सॉइल सराउंडिंग द रूट्स हैज़ हायर अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स देन इनसाइड द रूट सेल्स. और जो भी ज़मीन और मिट्टी जड़ों के इर्द गिर्द मौजूद होती है उसके अंदर बहुत बड़ी अमाउंट में बहुत बड़ी मिकदार में वाटर मतलब पानी और मिनरल्स मतलब नमकियात मौजूद होते हैं. वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल अब्जॉर्ब इनटू द रूट्स हेयर्स बाय डिफ्यूजन. और पानी और यही डिजॉल्व मतलब हल हुए नमकियात सॉइल से मिट्टी से अब्जॉर्ब हो जाते हैं रूट्स के जड़ों के बालों में. बाय डिफ्यूजन मतलब एक प्रोसेस है. डिफ्यूजन मतलब एक जगह से दूसरी जगह दाखिल हो जाने के प्रोसेस मतलब डिफ्यूजन के ज़रिए वो दाखिल हो जाते हैं. डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम वेयर इट इज़ इन लार्ज अमाउंट टू वेयर इट इज़ इन स्मॉल अमाउंट. डिफ्यूजन एक किस्म की हरकत होती है, मूवमेंट होती है ऐसी किसी चीज़ की ऑफ अ सब्सटेंस किसी चीज़ की फ्रॉम वेयर इट इज़ इन लार्ज अमाउंट उस जगह से जहाँ पे वो ज़्यादा मिकदार में पाई जाए टू वेयर इट इज़ इन स्मॉल अमाउंट उस जगह तक जाना होता है उसने जहाँ पर उसकी अमाउंट कम होती है. यानी कि हम कह सकते हैं डिफ्यूजन का मतलब है ज़्यादा मिकदार वाली जगह से कम मिकदार वाली जगह पे जो मूवमेंट होती है किसी यानी कि हरकत और मूवमेंट होती है किसी चीज़ या मटेरियल की सब्सटेंस की उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं. एज वाटर इन रूट इंक्रीजेस अ प्रेशर इज प्रोड्यूस इन द रूट सेल्स टू पुश वाटर एंड मिनरल्स अप इन द प्लांट. जब रूट्स के अंदर पानी की अमाउंट इंक्रीज़ हो जाती है मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एक प्रेशर प्रोड्यूस होता है इन द रूट सेल्स. रूट के सेल्स के अंदर रूट के मतलब जड़ों के सेल्स के अंदर एक प्रेशर प्रोड्यूस होता है, एक दबाव प्रोड्यूस होता है जन्म लेता है जो कि धकेलता है पुश करता है उस वाटर को और उस पानी को और उन नमकियात को अप इन द प्लांट के वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करें. बट दिस प्रेशर ऑफ रूट्स कैन ओनली लिफ्ट वाटर अप टू अ सर्टेन हाइट. लेकिन ये जो प्रेशर है जड़ों के अंदर मौजूद सेल्स का ये पानी को सिर्फ एक हद तक ऊपर ले जा सकते हैं. सो हाउ डज वाटर रीच इन लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज. अब हम सोचेंगे कि ये जो बड़े बड़े दरख्तों में जड़ों से लेकर पत्तों तक पानी किस तरह मूव करता है. तो इसका जवाब है ट्रांसपायरेशन विच इज़ अ न्यू हेडिंग जो आपकी एक न्यू हेडिंग है और आपको वहाँ पे नीचे नज़र आ रही है. ट्रांसपायरेशन इन टॉल ट्रीज वाटर इज़ पुल्ड अप थ्रू द जाइलम व्हेन इट इज़ इवेपोरेटेड फ्रॉम द लीव्स. और बहुत टॉल ट्रीज मतलब बहुत लंबे और कद आवर दरख्तों के अंदर वाटर इज़ पुल्ड अप थ्रू द जाइलम की जो नालियाँ होती हैं उसके ज़रिए पानी को ऊपर खींचा जाता है व्हेन इट इज़ इवेपोरेटेड फ्रॉम द लीव. क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में जो लीव मतलब ऊपर की तरफ जो पत्ते होते हैं वहाँ से सूरज की रोशनी इवेपोरेट करा लेती है, उनको बुखारात बना के उस वाटर को उड़ा देती है. वंस इन द जाइलम पाइप वाटर forms unbroken columns from the roots through the stem and into the leaves. और इस तरह
जो अंदर जाइलम की नालियों के जो पाइप्स मौजूद हैं वहाँ पर वाटर की छोटे छोटे कॉलम मतलब छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं जो जड़ों से लेके स्टेम मतलब तने तक और एंड स्टेम टू लीव्स जो फिर तने से लेकर उसके पत्तों तक मौजूद होते हैं। द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन फॉर प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। और पानी का इवेपोरेट कर जाना मतलब बुखारात बनकर उड़ जाना फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से और दरख्तों के पत्तों से, इस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। एज वाटर ट्रांसपायर्स मोर वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द जाइलम। और जैसे ही पानी ज़्यादा जब वाटर ट्रांसपायर हो जाता है मतलब नीचे से पत्तों से ऊपर के पत्तों के से उड़ जाता है, इवेपोरेट कर जाता है, फिर जड़ों से जाइलम के थ्रू और ज़्यादा पानी मंगवाया जाता है। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर एक्सर्ट अ पुल ऑफ द वाटर विद इन द जाइलम। इस तरह की मूवमेंट और इस तरह की मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी की इस तरह की मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जाइलम की नालियों के अंदर वाटर का एक खिंचाव रहता है, एक पुल रहता है, एक अट्रैक्शन रहती है। एज वाटर मूव्स आउट ऑफ द लीव्स मोर वाटर मूव्स अप फ्रॉम द स्टेम। और जिस तरह ज़्यादा पानी पत्तों में से इवेपोरेट होता है उतना ज़्यादा पानी स्टेम्स में से ऊपर की तरफ खींचा जाता है। रूट्स अब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग सॉइल टू मेंटेन द वाटर कॉलम इन द स्टेम्स एंड लीव। और इस तरह वो स्टेम्स जड़ों से और ज़्यादा पानी खींचते हैं और फिर वो जड़ें बदले में अपने इर्द गिर्द की सॉइल से और ज़्यादा वाटर और निमकियात ऊपर की तरफ खींचती हैं ताकि स्टेम्स और लीफ में पानी का कंटेंट एक जितना ही और नॉर्मल बना रहे।